स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लगातार शहर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों से। सबसे पहले बात करेंगे चिकानी की। सदर थाना पुलिस ने चिकानी स्थित एटीएम से पैसे निकालते समय एक ट्रक ड्राइवर से एटीएम कार्ड और पैसे छीनकर फरार होने के मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर को बिजवाड़ नरूका थाना मालाखेड़ा निवासी रशीद खान ने थाने पर मामला दर्ज कराया था कि वो ट्रक ड्राइवरी करता है और सिरसा हरियाणा से ट्रक लेकर अलवर आ रहा था। इस दौरान पैसों की जरूरत पड़ने पर रास्ते में चिकानी के एक एटीएम पर ट्रक सड़क किनारे लगाकर पैसे निकालने गया। एटीएम के अंदर पैसे निकालते समय एक लड़का पीछे से आया और जबरन उसकी जेब से 4600 रुपए और एटीएम छीनकर भागने लगा और सड़क किनारे खड़ी सेंट्रो कार में अपने साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने टीम गठित कर ठिकाने के पास से हरियाणा हिसार निवासी संजय उर्फ काला हरिजन और रवि भोपा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से एटीएम कार्ड सहित लूटी गई रकम और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। एक ट्रक चालक चिकानी एटीएम के पास अपने पैसे निकाल रहा था। उसके पास कुछ पैसे और भी थे, तो अचानक 2-3 लोग आए जो गाड़ी में सवार थे, तो उन्होंने उसके एटीएम और पैसे छिना के भाग गए। इसके बारे में उसने सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने नाकाबंदी वगैरह करवाई, तो ये रशीद नाम का व्यक्ति था, रशीद खान। इसके बाद पुलिस टीम ने गठित की गई। पुलिस टीम ने 2 लोगों को दस्तयाब किया है नाकाबंदी के दौरान, जिनसे वो एटीएम वगैरह बरामद किया गया। ये हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। एक का नाम संजय, एक का नाम रवि है। वही अलवर आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत आबकारी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर शिवसेना पंचायत प्रमुख की गाड़ी को पकड़ा। इस गाड़ी में शराब तस्करी कर रहे थे। ये लोग नकली शराब और लेबल ढक्कन की सप्लाई एमआईए एरिया में कल्पतरु गोदाम के पीछे मीणापुरा ग्रेवल रोड पर कर रहे थे। इस पर आबकारी पुलिस ने कार्रवाई कर 22 कार, 10 कार्टन अंग्रेजी शराब, 119 नकली ढक्कन, 1526 लेबल कार से बरामद किए। इसमें 2 आरोपी बलबीर और सुरेंद्र सिंह निवासी सांखला को गिरफ्तार किया गया है। राजू, सुरेंद्र और दौलत और श्याम सिंह मौके से फरार हो गए। कार्रवाई को आबकारी थाना प्रभारी हेमराज जाटव ने अंजाम दिया है। उद्योगनगर थाना क्षेत्र भजीट गांव में रविवार शाम खेत में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। मृतक के चाचा दिलीप ने रोहित सैनी के कंकाल की शिनाख्त की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि रोहित 10वीं के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आया था और वो साइकिल लेकर घर से चला गया था। उसके बाद उसके घर नहीं लौटने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। मानव कंकाल को जांच के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिलीप कुमार सैनी निवासी बजीट ने 29/7/2020 को मुकदमा दर्ज कराया कि 28/7/2020 को 10वीं का रिजल्ट आने के कारण मेरा भतीजा रोहित सैनी सनोप स्वर्गीय श्री बागचंद सैनी जाति सैनी उम्र 16 साल निवासी बजीट, जिसका 10वीं का रिजल्ट आने के कारण 10वीं में सप्लीमेंट्री आने से वो शाम को 6 बजे गायब हो गया, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई। वह तफ्तीश मुझे एसआई द्वारा की गई थी, जिस पर मैंने परिजनों के साथ वह थानाधिकारी साहब ने सरगर्मी से तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कल दिनांक 13/9/2020 को दिलीप सैनी का फ़ोन आया कि हमारे खेत में मेरे बेटे रोहित की कंकाल मिला है, जिस सूचना पर माननीय एसआई थानाधिकारी साहब, सीओ साहब मौके में जाब्ता के मौके पर पहुँचे। जहाँ तलाश की तो उस रोहित सैनी की साइकिल, चप्पल, कपड़े व कंकाल मिला। पास में ही एक कीटनाशक दवाई की शीशी मिली। सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के कालीखोल क्षेत्र में आज बाजरे के खेत में करीब 11 फुट लंबा अजगर निकला। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और टीम ने मौके पर जाकर रेस्क्यू कर उसे सरिस्का के जंगल में छोड़ा। फसल काटते समय अचानक ये सांप दिखा, जिसे देखकर मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सूचना वन विभाग की टीम को दी गई।
यार एक दो जना और पकड़वा लो यार, इसको पकड़वा लो। मुझे सुबह लगभग 11 के बजे समथिंग मेरे बीट गार्ड सूरज मीणा ने मुझे फ़ोन पे सूचना दी कि कोई कुमरसैन नट के खेत में एक अजगर आ गया है, जिसके रेस्क्यू के लिए मैंने तुरंत रेंज कार्यालय से स्टाफ को लेकर सजो सामान एवं किट को साथ लेकर मैं मौका स्थल पर पहुंचा। वहां पर एक चींटी देखी, अजगर, जिसकी लंबाई कम से कम 10-11 फीट लंबी थी और काफ़ी मोटी थी। उसने कुछ खा रखा था, जिसे देखकर हमने उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और रेस्क्यू कर उसे हमने अपने कालाखोल वन क्षेत्र में जो प्लांटेशन है उसके अंदर छोड़ा गया। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण और एक के बाद एक सरकारी उपक्रमों को बेचने के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज जनता को सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए धरना दिया। सीपीआई के जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि जनता ने इतनी मेहनत से पिछले 70 साल में संपत्तियां बनाई, उन सबको आज केंद्र सरकार बेचने पर तुली है और इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। सैनी ने बताया कि अलवर भी इससे अछूता नहीं है। अलवर में मेडिकल कॉलेज और 800 करोड़ की ईएसआई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बेकार खड़ी है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। सैनी ने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी भी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण को आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। बेरोजगार। आज हमारा ये जो धरने का प्रोग्राम है, ये ऑल इंडिया लेवल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। सरकार की जिस तरह की जो नीतियाँ चल रही हैं वो बिल्कुल जन विरोधी नीतियाँ हैं। पूरे देश की संपत्ति जो 60 सालों में सरकार आम जनता ने, पूरे देश ने बनाई थी, आज मोदी सरकार उनको बेचने में लगी हुई है, जिससे कि बेरोजगारी और पैदा होगी और देश का जो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा था वो आत्मनिर्भर नहीं बन करके विदेशियों का गुलाम हो जाएगा। इस तरह से देश की जो इन्होंने कोई भी संपत्ति आज तक नहीं बनाई है, ना इन्होंने देश में कोई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनाए हैं, बल्कि यहाँ तक कि हमारे अलवर में जो 850 करोड़ का जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बना हुआ है उसको भी आज 6-7 साल हो गए बने हुए, उसको भी ये चालू नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से ये जितनी भी जो गतिविधियाँ कर रहे हैं ये जन विरोधी गतिविधियाँ हैं, जिनका कि हम लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने किसानों के लिए भी 3 अध्यादेश लाए हैं जिसमें विदेशी निवेश कर रहे हैं, उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति जो लेकर का है उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। उस शिक्षा नीति से छात्रों का अंधकार में जीवन होगा और छात्रों के लिए सुखदायी नहीं होगा। इसी प्रकार से ये सरकार लगातार कर्मचारियों की छटनी भी की जा रही है। 50 साल के जो भी कर्मचारी होंगे उनकी छटनी की जा रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जिनके भी खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हैं उनकी भी छटनी की जानी चाहिए, जिससे देश की राजनीति स्वच्छ हो सके, साफ हो सके। परंतु ये सरकार ऐसा नहीं करेगी और ये सरकार ने अभी योगेंद्र यादव, सीताराम येचूरी और प्रोफेसर अपूर्वानंद को भी जो दिल्ली दंगों में गिरफ्तारी करने की बात कर रही है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अलवर शहर सहित पूरे जिले भर में कोरोना संक्रमित रोगियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन मामलों में शासन और प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक जागरूक दुकानदार ने बताया कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। लोग अगर खुद ही जागरूक ना हुए तो ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ पे दुकान पे जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और लोगों में अवेयरनेस की बहुत कम जानकारी है। लोग जो कोरोना पेशेंट है, कोविड पेशेंट जितने भी आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ 5-7 दिन अपने घरों में रहते हैं। उनके परिवार वाले कोई दुकान करता है वो अपनी दुकान खोल लेते हैं। ऑब्जेक्शन करने पे वो करते हैं कुछ नहीं होता है, क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तो जागरूकता लोगों के अंदर इतनी कम हो चुकी है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कैसे कम हो सकता है ये कोरोना का जो संक्रमण है, जो विस्फोट पर डे हो रहा है, किस तरीके से कम हो सकता है? क्या मैं लोगों यही चाहता हूँ कि प्रशासन से कि जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितने लोग हैं ये घर घर जाके लोगों को जागरूक करें और टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, काफी और एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उनके माध्यम से बताया जाए लोगों को कि अभी जो खतरा टला नहीं है, ये अभी सिर्फ रुका है। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो हम लोगों के पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना अवेयर होकर इस चीज को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। वहीं कोविड-19 के संकट को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में जहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है,
वहीं इसके बावजूद अलवर में फिलहाल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है। जनरल अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर सुनील बत्रा ने बताया कि लॉर्ड्स कोविड सेंटर और जनरल हॉस्पिटल दोनों को मिलाकर 40 से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत रोज पड़ती है और इसकी आपूर्ति निरंतर सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल ऑक्सीजन की व्यवस्था शुरू होने के बाद इसकी आपूर्ति पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसकी व्यवस्था भी कर ली जाएगी। हालांकि कंट्रोल ऑक्सीजन का काम अभी चल रहा है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता अतिरिक्त पड़ेगी और इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग जयपुर से बात कर ली जाएगी। अपने यहाँ अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। रेगुलर सप्लाई जितनी डिमांड भेज रहे हैं उस हिसाब से आ रही है। लेकिन अभी जो नया सेंट्रल ऑक्सीजनेशन का हमारा प्लांट बनना चालू हुआ है, जो उसके लिए हमने अलग से डिमांड भिजवाई है कि हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर्स चाहिए होंगे अगर हमें सेंट्रल ऑक्सीजन चालू करना है। तो यहाँ जनरल हॉस्पिटल में अभी काम चल रहा है उसका, तो जैसे ही वो पूर्ण होगा तो हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर्स चाहिए होंगे सप्लाई के लिए। पर डे के कितने सिलेंडर आ रहे हैं? अभी लॉर्ड्स कोविड हॉस्पिटल और यहाँ का लॉर्ड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल का मिला के लगभग 40 से 50 सिलेंडर पर डे हमारी खपत है, जो हमारे सुचारू रूप से चल रही है। उसमें कोई व्यवधान नहीं है। इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। भाजपा पार्षदों ने आज सभापति बीना गुप्ता के निलंबन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। भाजपा पार्षदों का कहना है कि कर्मचारियों और आयुक्त के साथ मारपीट के मामले में खुद सरकार ने सभापति को दोषी माना है और ऐसे में उनका पद पर रहना कतई गलत है, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए जांच सत्यतापूर्वक हो सके, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पद से हटाया जाए। सभापति को बर्खास्त करो, सभापति को बर्खास्त करो, सभापति को बर्खास्त करो, सभापति को बर्खास्त करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सभापति को बर्खास्त करो। तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त श्री कुमार संभव अवस्थी के साथ मारपीट जो मामला हुआ था, उस मामले में आज सभापति महोदय को राज्य सरकार द्वारा दोषी ठहराया गया है और जांच प्रभावित नहीं हो, इनको तुरंत प्रभाव से इस पद से हटाया जाए, सभापति के पद से, क्योंकि धन बल के आधार पर इस जांच को प्रभावित कर सकती है। तो इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। और जो शहर में जो 9 महीने में जो माहौल बना है, इस नगर परिषद में कर्मचारियों में भय का माहौल है। आपने और हमने सबने, पूरे शहरवासियों ने नगर परिषद क्षेत्र में ये देखा होगा कि जो समाचार पत्रों में इनके द्वारा 9 महीने में जो लेख प्रकाशित होते रहते हैं, कभी भ्रष्टाचार के, कभी मारपीट के, कभी कर्मचारी के साथ अपव्यवहार। आम जनता काम चाहती है, न साफ सफाई, न रोड लाइट, न कोई विकास कार्य है। इसलिए सभापति को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और राज्य सरकार ने इनको दोषी ठहरा दिया है। तो हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, क्योंकि ज्ञापन तो मुख्यमंत्री के नाम है, लेकिन जरिए कलेक्टर साहब भी आज नहीं है, एडीएम साहब को हम ज्ञापन देके जाएंगे और यही मांग है कि आज इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, जिससे जांच प्रभावित नहीं हो। शहर के वार्ड नंबर 8 के नागरिक आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को पार्क की जमीन मुक्त करवाने के लिए ज्ञापन दिया। वार्ड के नागरिकों ने बताया कि पिछले कई सालों से पार्क की जमीन को दबंगों से मुक्त करवाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्ववर्ती जिला कलेक्टर ने यह नगर परिषद को प्रकरण भी भेजा, लेकिन नगर परिषद ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वार्ड के नागरिक कृष्ण सैनी ने बताया कि वार्ड की पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है और उस पर पक्का निर्माण भी कर लिया है। समस्या है साहब, उसमें कब्जा कर रखा है। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम लीला देवी है, मेहताब सिंह के नौरे से आए हुए हैं। किस समस्या को लेकर आज कलेक्टर हम इसी समस्या को लेकर आए हैं कि हमारे वो बजरंगबली का मंदिर है और वहाँ पे लोगों ने अपने आगे मकान बना रखे, नल बिजली लाइटिंग गंदी खाना हो रहा है और सब लोग वहाँ आते हैं शराब वराब पीकर। वहाँ पार्क बनना चाहिए, बच्चों को पार्क की ज़मीन है तो वहाँ पार्क ही बनना चाहिए। हम इस समस्या को लेकर आए। बच्चों जी, भैया क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम कृष्ण सैनी है और मैं वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ। जी, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? हम यहाँ पे आए हैं कि कुछ लोगों ने जबरन सरकारी भूमि पर, पार्क भूमि पर अतिक्रमण करके उस पर पक्का निर्माण कर रखा है, नल के बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे, उस अतिक्रमण को हटाए और वहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बने। हम बहुत, कोई तो ये कहेगा 1 साल 2 साल, हम कई सालों से लगे हुए हैं। कभी नगर परिषद एप्लीकेशन दे के आते हैं, कभी यहाँ कलेक्टर साहब के पास आते हैं। पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे उनसे एप्लीकेशन पे साइन करा के हमने नगर परिषद में दिया। 3 बार 2 बार नोटिस भी गए, उसके बाद में कार्रवाई बिल्कुल ठप हो गई। अब भगवान जाने क्या कारण है उसका, घूसखोरी है कि प्रशासन सो रहा है, पता नहीं। कभी इसकी पार्षद से शिकायत की आपने? पार्षद से शिकायत की, पार्षद ये कहता है कि मेरी मर्जी होगी तो हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो बच्चों को खेलने की व्यवस्था कुछ नहीं है? बच्चों को खेलने की कुछ नहीं है, गलियों में ही खेल लेते हैं, अपने घर में खेल लेते हैं। आज कहाँ पे आए हो? दूसरी जगह दूसरे जो पार्क है उनमें खेलने जाना पड़ता है उनको दूर। वहीं दूसरी ओर शहर के वार्ड नंबर 4 के लोग भी पानी की समस्या को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इन लोगों में लड्डू का बास की बगीची, नई बस्ती दीवानजी का बाग और पहाड़गंज बस्ती के लोग शामिल थे। इन लोगों ने बताया कि पिछले लंबे समय से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि बस्ती के आधे हिस्से में पानी आता है और आधे में बिल्कुल नहीं आता। इन बस्तियों के लोग आसपास के मोहल्लों में जाकर पानी भरते हैं। इन लोगों ने बताया कि थोड़ा बहुत पानी कई बार आता भी है तो रात को 3 बजे या 4 बजे आता है। पानी का इंतजार में लोगों को पूरी रात जागना पड़ता है। दिन में तो मजदूरी करते हैं, रात को पानी की समस्या के कारण हमको रात को 3-3 बजे तक पानी नहीं मिलता है। और आ भी गया तो 1 बाल्टी भर गया, 2 बाल्टी भर चुकी, बाकी पानी चला जाता है। 4 बजते पानी चला जाता है। तो अब ये बताओ, दिन भर मजदूरी करेंगे, रात के पानी के लिए समस्या में लड़ाई करेंगे पानी के लिए। कितनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है? पानी वैसा हनुमान जी की गली वाली से पानी लाना पड़ता है हमको। अगर वो भी अगर वाल खुला छोड़ दें तो हम पानी भर लेंगे, नहीं तो उधर पानी अगर वाल लगा दिया तो पानी नहीं भर सकते हम। करीबन कितने घरों की समस्या है? कम से कम 1000 आदमियों की समस्या सर। पानी नहीं आ रहा है, पानी की बहुत बुरी समस्या हो रही है हमारी। सारी रात जगते हैं, सारी रात हमारे पास। और आदि बस्ती में खूब पानी आ रहा है, हनुमान जी गली तरफ खूब पानी आ रहा है और हमारे साइड बिल्कुल पानी नहीं दे रहा हो, बिल्कुल भी। तो कभी जलदाय विभाग में आप मिले कभी? जी साहब, हम काफ़ी बार चले गए, कोई समस्या नहीं, मतलब कोई और पेड़ ना खूब गया है हम। हमारी आज तक कोई समस्या, चले जाते हैं, आ रहे लगभग। सदर थाना अंतर्गत ग्राम घाटला में रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की फांसी लगाने के कारण मौत हो गई। वहीं मृतका के पिता ने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के कारण हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका के पिता भिवाड़ी थाना क्षेत्र के मुंडाना गांव निवासी दलबीर सिंह ने बताया कि उसने अपनी पुत्री माया कौर की शादी जनवरी 2020 में घाटला निवासी रणजीत सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लग गए थे। फिलहाल पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैंने शादी करी थी जनवरी 20 में। उसके बाद में कुछ दिन वहाँ रही थी, फिर इनका झगड़ा हुआ था। एक बार हमारे वहाँ वापसी भी चली। शादी कहाँ करी थी, किसके साथ करी थी? ये घाटले का था रणजीत सिंह, और शादी हमने अपनी भिवाड़ी में करी थी। पहले अपने नाना के पास रहती थी, फिर मैं ले गया उसको। नाना अकेला था, ये कभी कहीं चला जाता, मौत होती थी, कभी कहीं चला जाता। किस चीज़ को लेकर आपने क्या रिपोर्ट दी है, क्या मामला दर्ज? हमें रिपोर्ट दी है कि कल हमारी लड़की ने फ़ोन किया सवेरे। उसके बाद में उसने कहा कि हमसे मैं ठीक ठाक हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बीच में फ़ोन करा तो रोक के कहा मेरे से बाइक मांग रहा है। कौन मांग रहा है? दहेज मांग रहा था बाइक में। हमने और सामान तो सारा दिया था, जितना भी फर्नीचर का, घर का, घरेलू सामान सारा दिया था, एक बाइक नहीं दी थी बस। फिर उसके बाद मैंने कोई बात नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है बेटी, बन जाएंगे तो हम आपको लेके दे देंगे, ये बात हो गई थी। फिर उसके बाद में हम ले गए, मेरा लड़का आया लेके चला गया, 15 दिन वहाँ रही। अब क्या मारपीट करते थे इसके साथ? शराब पीता है, मारपीट करता था। कौन कौन लोग करते थे मारपीट? एक उसका भाई है छोटा, उसका नाम है सुरजीत सिंह, वो उसकी एक मम्मी है। वो कल फ़ोन पे भी लड़ाई हो रही थी। जब मैं फ़ोन किया था ना
तो आपको क्या लगता है कि इसको मार कर लटकाया गया? मेरे को तो यही लगता है मार के लटकाया गया, क्योंकि 12 बजे दोबारा अपने भाई से बात करी उसने। मेरा मंडना पड़ता है थाना फूलबाग, जिला भिवाड़ी के अंदर। उसकी लड़की है माया कौर, वो घाट लगाव में ब्याही है रंजीत सिंह के। वो दिनांक 13/1/2020 को लड़की ने लटक कर अपनी मृत्यु कर ली है। इस संबंध में लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया थाना सदर पर 304B/498 के अंतर्गत, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी सही तथ्य है वो अनुसंधान किया जा रहा है और अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खंडेलवाल सेवा समिति अलवर और अर्चना फाउंडेशन की ओर से संयुक्त तत्वावधान में आज खंडेलवाल धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के संयोजक रजनीकांत गुप्ता ने बताया कि शिविर हर साल 14 सितंबर को आयोजित किया जाता है। समाज के प्रतिभावान युवक की मौत के बाद उसके परिवारजनों द्वारा शरीर के सारे अंग दान कर दिए गए थे और उसकी याद को चिरस्थायी रखने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। जो भी रक्त एकत्रित होगा वो माखनलाल ब्लड बैंक को समर्पित किया जाएगा। चतुर्थ रक्तदान शिविर है हमारा खंडेलवाल सेवा समिति के द्वारा, जिसमें हमारे साथ और संस्थाएं भी हैं। अर्चना फाउंडेशन है, मोयाल सभा अलवर है। और ये एक्चुअली उपलक्ष्य है कि हमारे खंडेलवाल सेवा समिति के ही एक वरिष्ठ सदस्य हैं बटवाड़ा साहब। उनके पोते एक्चुअल क्या है कि आज से 4 साल पहले किसी एक एक्सीडेंट हुआ था बेंगलोर में, जिनके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट कर दिए गए थे बटवाड़ा जी के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा कार्य था समाज के लिए। और उस उपलक्ष्य में हम रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और हर साल 14 सितंबर को ही हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। कितने रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है? देखिए साहब, पिछले साल हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था उसमें 153 यूनिट हुआ था। इस बार हमारा जो लक्ष्य है 100+ का है और अभी रेगुलर रक्तदान चालू है। कहाँ दिया जाएगा ये रक्त? ये रक्त एक्चुअली ये अपना जो सेठ माखनलाल महावर चैरिटेबल ब्लड बैंक है उनको हमने सबमिट किया है। वहीं श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय मेहताब सिंह का नौहरा द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद औषधि काढ़ा राजेंद्र गृह आपूर्ति केंद्र टेम्पो स्टैंड के पास शिवाजी पार्क में 230 लोगों को पिलाया गया। काढ़े का निर्माण आयुर्वेद चिकित्सक अनिल कुमार जैन, रामजीत सिंह, लीलाराम गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। औषधालय के लीलाराम गुप्ता ने बताया कि आगामी दिनों में भी संस्था द्वारा शहर के अन्य कॉलोनियों में काढ़े का आयोजन किया जाएगा। श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय अलवर की ओर से मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु आयुर्वेद काढ़ा शिवाजी पार्क में आमजन को प्रातः 8 से 11 बजे तक पिलाया गया। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट भी दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम।